हम लोग एक टीम थे। हमारे डिफरेंसेस के बावजूद, उन लोगों ने जो भी खराब चीजें की थी, उन सब के बावजूद हम लोग फिर भी एक टीम थे। ऊपर वाले लोग हालांकि उस तरह से नहीं देखते थे, वो परफेक्टली प्रेस्ड शर्ट वाले लोग, उनके लिए वो हमें हमारे यूज होने के लेवल से जज करते थे और उन्हें पता था कि हमारा अगला मिशन एक डेथ सेंटेंस ही होना था। एक एक करके उस चीज में मेरी टीम, मेरे दोस्त मुझसे छीन लिए। उनकी गर्दन इतनी तेजी से और इतनी जल्दी काट दी जाती थी कि मैं उनकी चीख भी नहीं सुन पाता था और वो मर चुके होते थे। हम लोगों को यूज किया गया था, मुझे यूज किया गया था शिकारी के सामने एक शिकार की तरह। ये एक साजिश थी जिसे बॉसेस ने सैंक्शन और एक खून जैसे लाल स्टेम के साथ अप्रूव किया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया था, मैं अभी भी इसे पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है आप मुझे ये बता पाएं जब आपको पता चले कि इन सो कॉल्ड साइंटिफिक लोगों में हमें सेल में SCP-173 के हत्थे क्यों छोड़ दिया गया था। मेरे लिए यह सबसे बुरा वक्त होने वाला है। मेरे लिए ये सबसे बुरा वक्त होने से पहले सबसे अच्छा वक्त था। सबसे अच्छा इसलिए क्योंकि मैं फैसिलिटी की रैंक में बहुत जल्दी ऊपर चढ़ गया था, और सबसे बुरा इसलिए, चलिए इसकी वजह बताता हूँ। मैं कभी भी एक अच्छा स्टूडेंट नहीं था। मैंने बड़ी मुश्किल से हाई स्कूल खत्म किया था और मुझे जॉब मिलने की भी कोई उम्मीद नहीं थी, पर मुझे लगता है कि मेरी किस्मत अच्छी थी। मुझे उस समय तो कम से कम ऐसा लगता ही था। मेरे एक अंकल सिक फ्राइड थे जो गवर्नमेंट के लिए कुछ काम करते थे। मुझे ये नहीं पता था कि वो क्या करते थे, बस इतना ही मालूम था कि ये कुछ सीक्रेट काम था। मैं इमेजिन करता था कि वो किसी तरह के सुपर स्पाई हैं। तो आप सोच सकते हैं मैं कितना एक्साइटेड हुआ होऊंगा जब उन्हें पता चला कि मुझे जॉब की जरूरत थी और उन्होंने मुझे हेल्प करने के लिए ऑफर दिया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुझे हमेशा लगता था कि वो मुझसे नफरत करते थे। मैंने सुना था एक बार वो मेरे माता पिता से कह रहे थे कि मैं अच्छा नहीं था, पर शायद अब उनका मन मेरे लिए बदल गया और अब वो मुझे अपनी विंग के अंडर लेना चाहते होंगे। मुझे क्या करना होगा? अंडरकवर इंटेलिजेंस गैदरिंग, ऐसा कुछ, या फिर इंटरनेशनल असैसिनेशन। उन्होंने मुझसे बस इतना ही कहा कि तुम इंतजार करो। और इस तरह से मैं एक बढ़िया भविष्य जैसी दिखने वाली फैसिलिटी में एंटर हुआ, जहां उन्होंने मुझे केवल 1 सिक्योरिटी क्लियरेंस कार्ड दिया जिस पे बड़े बड़े शब्दों में लिखा था जेनिटर। लेकिन मैं खुश था। सिक्योरिटी क्लियरेंस जैसे शब्द पढ़कर ही मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मैंने पीछे लगाई हुई लाइट्स बंद कर दी, जनरेटर को फायर अप किया, हर समय काम किया, पर इस दौरान वो मुझे जरूर देख रहे होंगे और ग्रूम कर रहे होंगे। साथ ही उस दिन का इंतजार भी मैंने किया जब वो भेड़ियों के सामने मुझे फेंक सकें। मुझे पता होना चाहिए था कि मुझे हमेशा ही बलि का बकरा बनाया गया है। कुछ सालों के बाद मुझे एक ऑफिस में बुलाया गया। वहां पर एक शर्ट और जैकेट में एक इंसान था, जैसे प्रोफेसर पहनते हैं। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें कोई आइडिया है हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? और सच बताऊं, मुझे नहीं पता था। मुझे ये पता था कि फैसिलिटी के ऐसे कई पार्ट्स थे जहां मैं एंटर नहीं कर सकता था। मैं इमेजिन करता था कि कॉरिडोर की भूल भुलैया के नीचे हथियार बनाए जाते होंगे या कैदियों से पूछताछ की जाती होंगी, पर मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। मुझे कैसे पता हो सकता था? मुझे कुछ बताए जाने से पहले मुझे कई सारे फॉर्म साइन करने पड़े। इतने सारे फॉर्म थे कि मुझे लगा अब मुझे पता चल जाएगा कि JFK को किसने मारा था। और हालांकि उन लोगों ने बाहर आकर ये कहा नहीं, पर मुझे ये समझ आया कि फैसिलिटी के बाहर के किसी इंसान से अगर मैंने कभी ये बताया कि फैसिलिटी के अंदर क्या होता है, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे पेपर पर लिखा जा सके, पर इसमें पैडेड सेल और जंग लगे औजार जरूर शामिल थे। मुझे इतना डर नहीं लग रहा था। मैं किसी बड़ी सीक्रेट चीज का हिस्सा था और मुझे ये पसंद था, तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे साइन करके अपनी जिंदगी को ही दांव पर लगा दिया। सबसे पहले मुझे अपनी पहली अनोमली से इंट्रोड्यूस करवाया गया, कोर्स की सेल्फ क्लास। वो लोग मुझे एक ऑब्जर्वेशन रूम में ले गए और वहां से मैं एक दूसरे रूम में देख पा रहा था जिसकी दीवार पर एक साइन था SCP-0671। मैं वहां खड़ा रहा, इंतजार कर रहा था कि कुछ होगा। तभी एक दूसरा व्यक्ति सफेद लैब कोट में वहां अंदर आ गया। पहली अनोमली में स्वागत है, उसने ऐसा कहा। क्या ये ठीक रहेगा मैं तुम्हारा हार्ट इस मॉनिटर से कनेक्ट कर दूं? हम देखना चाहते हैं कि जो भी तुम देखोगे उस पर तुम्हारा रिएक्शन कैसा होता है। मैंने उससे कहा, मैं तो केवल एक खाली कमरा जिसमें एक टेबल है और जिस पर कुछ पेपर के ऊपर एक पेन रखा है यही देख पा रहा हूं। फिर उसने अगली बात मुझसे ऐसी कही, मुस्कुराते हुए जैसे मैं कोई बेवकूफ था। वो बोला, वही SCP-067 है। मैंने सोचा कि मैं उससे कहूं अगर मुझे सिर्फ एक पेन देखने के लिए इतने सालों की ट्रेनिंग चाहिए थी तो बेहतर होता कि मैं एक फास्ट फूड जॉब कर लेता। अब तक तो मैं उसमें सिर्फ मैनेजर हो चुका होता। वो कमरे में एक छोटे चिंपैंजी ले आए, इतना छोटा कि नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता था।
उसमें से एक आदमी ने डरे हुए चिंपैंजी के हाथ में जबरदस्ती एक पेन दिया और फिर कुछ अजीब सा होने लगा। वो कुछ लिखने लगा। पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पर फिर वो स्केच करने लगा और जल्दी जल्दी कुछ ड्रॉ करने लगा। मैं शब्दों और चित्रों को देख पा रहा था। उन्होंने उसको बाहर घसीटा। तब तक मुझे ऐसा लगने लगा था कि उसके अंदर किसी की आत्मा आ गई है। लैब कोट वाले इंसान ने कहा कि इस पेन में पावर है, ऐसी पावर जिसकी ओरिजिन हमें पूरी तरह से समझ नहीं आती, इसलिए हम यहाँ पर हैं, इसलिए तुम यहाँ पर हो। कमरे में खड़े एक दूसरे व्यक्ति ने चिम की ड्राइंग को ऊपर खिड़की की तरफ लगा कर देखा। वो टावर ऑफ लंदन का परफेक्ट स्केच था, बहुत ही शानदार और पूरी डिटेल के साथ। ट्यूडर पीरियड लगभग 1541, जब मार्गरेट पोल काउंटेस ऑफ सेलिसबरी ने चॉपिंग ब्लॉक पर अपनी गर्दन खोदी थी। उसके नीचे चिम्प ने लिखा था, मैं कह रहा हूं कि वो कोई गद्दार नहीं थी, मैं वहां मौजूद था। मैं एकदम हैरान था, ये देखने के लिए जिन्हें मॉनिटर पर नजर डालने की कोई जरूरत नहीं थी। ये अकेली ऐसी अनोमली नहीं थी जिसके संपर्क में मुझे आना पड़ा। मैं शुरू से जरूर कुछ ठीक ही कर रहा था, तभी मुझे लेवल 1 से 2 से 3 का सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलता गया और इसीलिए लोगों ने मुझे कंटेनमेंट स्पेशलिस्ट बना लिया। मैं आपको सारी डिटेल्स बताकर बोर नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जैसा कि आप गेस कर सकते हैं, मुझे अनोमलीज के कंटेनमेंट के साथ डील करना था। मेरा बहुत सारा समय सेल के दरवाजों की छोटी खिड़कियों से देखने में ही चला जाता था। मुझे निश्चित करना होता था कि जो भी कुछ अंदर था वो अंदर ही हो और एक पीस में हो। बाकी कुछ समय जब अनोमली को अंदर लाया जाता था, तब मैंने फील्ड एजेंट के साथ काम किया। ऐसा ट्रांजिशन पीरियड जो अरेस्टेड फ्रीक्स को बहुत ज्यादा पसंद नहीं था। हालांकि एक ऐसी निश्चित अनोमली थी जिसको कई बार देखने की जिम्मेदारी मुझे दी गई। मैं उसे अपने पेट की तरह सोचता था, पर दरअसल मैं उसका पेट था। यह था SCP-1731, कोई ऐसी चीज जो यूक्लिड क्लास में थी, एक ऐसा क्लासिफिकेशन जिसका मतलब हम खुद भी पूरी तरह से नहीं समझते थे, पर हमें पता है कि यह बहुत ही खतरनाक होता है। हमें पता है कि ये एक इंटेलिजेंट है, अनप्रिडिक्टेबल है, और हमें पता है कि ये मारेगा, और इसी वजह से इसे कंटेन करने और हर समय उस पर नजर रखने के लिए लोगों को टास्क दिया जाता है। पहली बार में तो आप अनुमान भी नहीं लगा पाएंगे कि 173 कितना डेंजरस है। आप सोचेंगे नहीं क्या कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है। इनफैक्ट आप इसका उल्टा सोचेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि ये चलता फिरता कंक्रीट का एक स्लैब है। इसके पैर बहुत छोटे हैं। इस पर स्प्रे पेंट के कुछ ट्रेसेस हैं जो एक डोपी चेहरे का इंप्रेशन देते हैं। हमें साफ सफाई करने के लिए हफ्ते में 2 बार इसके सेल में एंटर करना पड़ता है। ये जमीन पर एक बहुत ही गंदी बदबू वाला लिक्विड छोड़ता है, एक लाल भूरा पदार्थ जिसमें खून और कुछ और वेस्ट प्रोडक्ट का मिक्सचर जैसा डिस्क्राइब कर सकता हूँ। ये पदार्थ आता कहाँ से है, ये तो 1993 से मिस्ट्री है आज तक, जब से इसे पहली बार कंटेन किया गया था तब से। इसके सेल में जाना हमेशा 3 लोगों का काम होता था, और शायद 173 के बारे में यही सबसे अजीब बात है। अगर इंसानी आंखें इसे देख रही हैं तो ये मूव नहीं कर सकता, इसलिए आपको हर समय 2 लोगों द्वारा देखे जाने की जरूरत है। अगर आप रूम में अकेले ही 173 को देखेंगे और अगर आपकी आंखें छपक गईं तो आंखें खोलने से पहले आप मर चुके होंगे। हमें नहीं पता कि ये इतना तेज मूव कैसे कर लेता है, लेकिन 1 सेकंड के फ्रैक्शन में ही आपकी गर्दन इतनी बुरी तरह टूट चुकी होती है कि ऐसा लगेगा इसे एकदम धड़ से अलग कर दिया गया हो। ऐसा साबित करने के लिए मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं। सिर्फ एक छींक जितना समय लगता है। उसने बाकी इसको बाहर करना खत्म भी नहीं किया था जब एक फ्लैश हुआ और उसका पार्टनर जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका सर गलत दिशा में ट्विस्ट किया जा चुका था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 173 के सेल में एंटर करने के लिए हमें हर समय 3 लोगों की जरूरत क्यों होती है। फिर कुछ महीने पहले मुझे बताया गया था कि कुछ फ्यूचर क्लास जी को ट्रेन और फिर से एजुकेट करने की लंबी प्रक्रिया शुरू होगी। क्लास जी आमतौर पर ऐसे कैदी होते हैं जिन्हें उम्र कैद की सजा होती है, या फिर ऐसे जिन्हें हमने डेथ रो से बाहर निकालकर उन्हें सारी जिंदगी दी होती है। हम लोगों के पास वैसे भी स्टाफ कम था, तो क्यों ना ऐसे लोगों को एम्प्लॉय कर लिया जाता जिनकी जिंदगी वैसे भी खत्म हो चुकी थी। यानी इसके पीछे की वजह थी, जैसे कि मुझे बताया गया था, उनकी नई जॉब के लिए मुझे उन्हें ट्रेन करना था, जो थी 173 के मेस को साफ करना, ताकि मैं और बाकी कंटेनमेंट स्पेशलिस्ट कुछ और जरूरी कामों में ध्यान लगा सकें। उन्हें उस ट्रेनिंग से नहीं गुजरना पड़ा जो मेरी हुई थी, वो नहीं देखना पड़ा था जो मैंने देखा था। पर 173 का वीडियो दिखाने के बाद, जिसमें एक आदमी की गर्दन उड़ाई जा चुकी थी, वो हर रूल मानने को तैयार थे। उन्हें समझ आ गया था कि आंखें नहीं छिपकानी है, पीछे नहीं मुड़ना है, चीखना नहीं है, और जरा सा भी फोकस हटने पर एक हिंसक मौत हो सकती थी। तो मैंने उन्हें रस्सियां दिखाई। किसी तरह से एक टीम के तौर पर
हम लोग सेल में जाते थे और हमेशा दूसरों को बताए रखते थे कि हम क्या कर रहे हैं। 173 हमेशा सेल के कोने में बैठा रहता था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता था, पर जब हम उसके सेल के अंदर जाते थे तो उसे ये समझ आ जाता था कि कुछ बदल गया है। मुझे लगता था कि जैसे वो मुझे कम्युनिकेट कर रहा हो, पर मैं बता नहीं पाता था कि वो क्या कहना चाह रहा है। और फिर कुछ एहसास हुआ। मंगलवार की दोपहर थी। आखिरी बार साफ सफाई करने के 3 दिन बाद हमेशा की तरह 173 ने जमीन को उस गेंद से लिक्विड से कवर कर दिया था। हम लोग सफाई करने अंदर गए। हमेशा की तरह मेरी नई टीम अलर्ट थी। उनमें से कुछ लोग साफ कर रहे थे, जबकि बाकियों ने कोने में रहने वाली उस चीज पर अपनी आंखें फोकस कर रखी थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था जब मुझे एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। सेल के दरवाजे के लॉक होने की आवाज। किसी ने तो उसे स्क्रू किया होगा। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर लॉक हो गए। मैंने इंटरकॉम पर चिल्लाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, ये दरवाजा लॉक हो चुका है, लेकिन किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। मुझे लगा कि मैं हार गया। मैं बार बार बोल रहा था, दरवाजा खोलो, क्या तुम खोलोगे? लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। मेरी टीम मुझे देखने लगी। वो लोग जो आए कांटेक्ट ड्यूटी पर नहीं थे, जैसे कि मुझे पता होना चाहिए था कि क्या करना है। उन्हें उम्मीद थी कि ऐसा पहले भी हुआ होगा और उसके साथ डील करने का कोई स्टैंडर्ड नहीं था, और उसके साथ डील करने का कोई स्टैंडर्ड प्लान होगा, पर नहीं था। जब हम लोग कमरे में होते थे तो हमेशा ऑब्जर्व किया जाता था और मुझे पता था कि एक्सीडेंटली कोई टेक्नीशियन दरवाजे को लॉक नहीं करेगा। ये नामुमकिन था। ऐसे प्रोटोकॉल्स थे, किसी ने ये जानबूझकर किया था मुझे लगता है। हम 4 लोग उस कमरे के कोने में बैठ गए। 173 से जितना दूर हो सका उतनी दूर। हमारी आंखें उस पर गड़ी हुई थी। हमेशा की तरह वो 1 इंच भी नहीं हिला, बस खड़ा रहा और दीवार को देखता रहा, जैसे वो हमेशा करता था। हम पूरी रात जागते रहे। थोड़ी बहुत बातचीत की। हमें थोड़ी सी उम्मीद थी कि कुछ गड़बड़ हो गई होगी, पर जैसे तैसे रात से दिन होता गया। हमारी उम्मीद खो गई। हमें यहाँ सफाई करने के लिए नहीं भेजा गया था। हमें टेस्ट किया जा रहा था, बलि के बकरे की तरह, लैब के चूहों की तरह। हम हमेशा के लिए तो जग नहीं सकते थे। ये डेथ सेंटेंस था। मैंने सजेस्ट किया कि 2 लोग खड़े रहते हैं, एक बैठकर आराम करता है और कुछ समय तक सो जाता है। हमने शिफ्ट में ऐसा करना शुरू किया, 2 घंटे ऑन 2 घंटे ऑफ। अगर ऐसा दिखा सकते थे कि हम गिव अप नहीं कर रहे थे तो शायद उन्हें यह एहसास होता कि वो जो कर रहे हैं वो गलत था। इसे बंद करके हमें फ्री कर देते हैं। हमने इस तरह से 2 शिफ्ट्स की और लग रहा था कि सब कुछ खराब होने से पहले हम 1 या 2 दिन ऐसे ही निकाल देंगे। बैठकर आराम करने का मेरा टर्न था जब मुझे बहुत ही खतरनाक आवाज सुनाई थी, खर्राटे मारने की। मेरे बगल वाला व्यक्ति तो सो रहा था। जो खड़े थे उनमें से कोई हो सकता था। मैंने एक फ्लैश सेकंड के ऊपर देखा। दोनों सेल की दीवार का सहारा लेकर सो रहे थे। उसी समय मुझे एक फ्लैश दिखाई दिया। क्रेन स्नैप, पॉप। एक के बाद एक उनकी गर्दन टूट चुकी थी। मुझे नहीं पता है कि ये कैसे हुआ, पर मैं फिर से खड़ा हुआ। 173 को घूर रहा था, जो कोने में पड़ा हुआ था, और उसके सामने ट्विस्टेड सर के साथ डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। मैं ये और नहीं कर सकता था। मैं इस चीज को हमेशा के लिए नहीं देखता रह सकता था। मैं उम्मीद छोड़ने लगा। मैंने जमीन की ओर अपना सर झुकाया और अपनी नजरें हटा ली। मैंने धीमे धीमे फिर से अपना सर ऊपर किया और वो वहां था। उसका चेहरा मेरे से बस कुछ ही इंचेस की दूरी पर था। तब मुझे समझ में आया कि हम क्या कंटेन कर रहे थे और हमने क्या अंडर एस्टिमेट किया था। मुझे फिर से लगा वो मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। मुझे मेरी आंखें बंद करके सोने को कह रहा था, तो मैंने ऐसा किया। पर जब मैंने अपनी आंखें बंद की तो मुझे अंधेरा नहीं दिखाई दिया। मुझे 173 या उसके जैसा कुछ दिखाई दिया, पर सेल के अंदर नहीं। मैंने उसे बाहर दुनिया में देखा, बिस्तर पर सोते हुए बच्चों की रखवाली करते हुए देखा। मैंने देखा कि वो परछाई में छुपकर गुजरने वाले लोगों को देख रहा था। फिर मुझे समझ आया कि वो देख नहीं रहे थे, ये झपट्टा मारने का इंतजार था। नहीं, वो छुप रहे थे। मेरी आंखें खुली और तभी दरवाजा भी खुला और 6 सिक्योरिटी पर्सोनल अंदर आए। वो मुझे बाहर लेकर आए। उन्होंने मेरे पैर में सिरिंज से इंजेक्शन लगाया और मेरे सामने सब धुंधला पड़ गया। इंसिडेंट रिपोर्ट, समय और तारीख बदल दी गई थी। यूक्लिड क्लास अनोमली के साथ एक्सपेरिमेंटल फोर्स इंट्रैक्शन के बाद सब्जेक्ट ने किसी बाहरी स्टिमुलाई पर रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया है और ऐसा लग रहा है कि उसमें अनोमली के ही ट्रेड्स और बिहेवियर आ गए हैं। सब्जेक्ट वो सेल के कोने में बैठकर दीवारों को देखते हुए अपना पूरा दिन बिताता है। स्टाफ को एडवाइस किया जाता है कि सब्जेक्ट के साथ डील करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि इस सेल में एंटर करने वाले किसी भी व्यक्ति की गर्दन दबाने का प्रयास ही करता है
और ऐसा लग रहा है उसमें अनोमली के ही ट्रेड्स और बिहेवियर आ गए हैं। सब्जेक्ट अब सेल के कोने में बैठकर दीवारों को देखते हुए अपना पूरा दिन बिताता है। स्टाफ को एडवाइस दी जाती है कि सब्जेक्ट के साथ डील करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि इस सेल में एंटर करने वाले किसी भी व्यक्ति की गर्दन दबाने का ही प्रयास करते हैं। किसी भी ट्रीटमेंट का कोई भी प्रभाव नहीं दिखा है और बदकिस्मती से सब्जेक्ट को शायद हमेशा के लिए कैद करना पड़ेगा। इस रिपोर्ट को बदल दिया गया है, बदला गया नाम और डॉक्टर सिगफ्राइड श्वार्ट्ज द्वारा पढ़ा और अप्रूव किया गया है।